हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई की जुर्म की दुनिया में कुछ खास अपराधों के लिए अक्सर अन्य राज्यों के अपराधियों को इंपोर्ट किया जाता है। ये अपराधी चंद हजार रुपयों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पिछले दिनों मुंबई में चेन स्नैचिंग के केसेस काफी बढ़ गए हैं। दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव के पास हुआ ऐसा ही एक चेन स्नैचिंग का केस जिसने सारे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया। मुंबई, महाराष्ट्र। सुबह का समय। बीना, बीना उठो। क्या हुआ? चलो वॉक के लिए चलते हैं। नहीं, आज नहीं। आज मुझे बहुत नींद आ रही है। कल से जाते। चलो उठो। बहुत दिनों से हम लोग कल कह के टाल रहे हैं। आज तो शुरू करते ही हैं। कौन कह रहा? फास्ट। नहीं। आखिरकार उस दिन सुबह जितेन और बीना सैर करने के लिए निकल ही पड़े। सी फेस पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से जितेन बीना को सैर के लिए मेन रोड पर ना ले जाकर आसपास की गलियों में ले गए। कुछ ही दूर से दो नौजवान मोटरसाइकिल पर जितेन और बीना की तरफ आ रहे थे। जितेन और बीना इस बात से बेखबर थे। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करना शुरू कर दी। सी फेस पर उस वक्त जितने भी वॉकर मौजूद थे उन सबका बयान लेना। सर, जितेन ने बताया कि जब जितेन और बीना यहाँ चल रहे थे कोई था ही नहीं, लॉन्ली रोड था। सही है, पर वो दोनों अपराधी बाइक पर थे। हो सकता है किसी और ने उन्हें देखा। जी। वो नहीं आना चाहती थी, मैं उसे जबरदस्ती जगा के ले आया। पुलिस ने उन सारे लोगों के बयान दर्ज किए जो उस घटना के वक्त वर्ली सी फेस पर मौजूद थे। हम नॉर्मली उस वक्त तक सी फेस पहुंच जाते हैं, पर हम जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकले तो हमने देखा वो यंगस्टर्स बाइक पे से गिरे हुए दिखे हमें। दारू पीकर चला रहे थे ऐसा लगता था। यहाँ अक्सर ऐसा होता है सर। मैं तो ये कहूँगा सर कि आप सुबह भी ड्रिंक एंड ड्राइव का चेकिंग रखें। फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों ने उनकी मदद की। अरे लगता है फ्रैक्चर हो गया है। आप जाइए, हम देख लेंगे। अरे इससे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, फ्रैक्चर हुआ ही है। अरे आप जाइए, मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल। चल तू पीछे बैठ, पीछे बैठ। ऊपर रख। फिर वो लड़का उस इंजर्ड को बाइक पर बिठाकर चला गया। दोनों ने सचमुच दारू पी रखी थी। मुझे तो स्मेल भी आ रहा था। जिया जी, अपने आप को संभालिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है ना, मैं उसे उठाता और ना वो मेरे साथ चलती। जितेन भाई, आपको थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? रूपल, मैं बाबूजी को देने जा रहा हूँ। उनके फ्लाइट का टाइम हो गया है, तुम थोड़ा यहाँ संभाल लेना। जी। पिछले 3 महीने में ये 8वां केस है जहां चेन स्नैचर ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली है। साउथ मुंबई में इन चेन स्नैचर की बढ़ती वारदातों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, नामी गिरामी हस्तियां और सेलिब्रिटीज को पुलिस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिल जाती है, पर सड़क पर चलने वाली आम जनता शिकार बनती है ऐसी अपराधों का जिसका पुलिस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ 2 दिन में ही मुंबई पुलिस ने 400 चेन खींचने वालों को हिरासत में ले लिया।
और भी कई संदिग्ध लोगों को तकरीबन हर रोज पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुंबई पुलिस ने मुंबई की जुर्म की दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा, पर बीना मर्डर केस में एक भी सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये वाकई सिर्फ एक चेन स्नैचिंग का केस है या फिर कुछ और? हाँ उस्मान। जी साहब। अच्छा पता कर, उन दिनों कोई सुपारी की बात हुई थी क्या? देख 2 दिन में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी साहब, हो जाएगा साहब। ठीक। मुंबई पुलिस ने अपने खबरियों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उस दिन मुंबई में शहर के बाहर से आया कोई हत्यारा या लुटेरा मौजूद था। 1 महीने से ऊपर हो गया था, लेकिन घटना से संबंधित कोई सुराग नहीं मिल पाया था। जितिन के दुख को इस बात ने और बढ़ा दिया कि उनके पत्नी के हत्यारे अब तक फरार थे। हालांकि बीना के भाई की पत्नी यानी उनकी भाभी इस दुख की घड़ी में जितिन के साथ थी। कॉफी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मुंबई पुलिस ने हार नहीं मानी थी। इस हत्याकांड के करीब 1.5 महीने के बाद एक खबरी ने फोन पर पुलिस को एक मामूली सी जानकारी दी। हाँ उस्मान बोल। साहब, एक मोहम्मद नजीम नाम का यूपी का आदमी उस दिन मुंबई में था। नजीम वांटेड है क्या? साहब, गाजियाबाद में कई केसेस चल रहे हैं नजीम पे। वहाँ 2-3 सुपारी भी हजम किया उसने। ठीक है। मुंबई पुलिस ने नजीम के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद की गुजारिश की। उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई। नजीम के पैर में चोट लगी थी और उसका कहना था कि वो पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गया था। साहब कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को? सर मैं 3 महीने से घर पे पड़ा हूँ साहब। चल। पाँव में फ्रैक्चर है सर। नजीम नहीं हो सकता, उसके पैर में तो फ्रैक्चर है पिछले 3 महीने से। फ्रैक्चर और 3 महीने में ठीक नहीं हुआ? झूठ बोल रहा है। 1 मिनट। तांबे। सर। तांबे, तुमने कुछ पता किया था ना? वो 2 लड़के गिरे थे बाइक से जिस दिन बिना देदिया का मर्डर हुआ था। वो घटनास्थल से काफी दूर था सर। हाँ लेकिन कौन से पैर में लगा था? बाएं पैर में सर। बाएं पैर में ना? ठीक है। हाँ जी, ये नाजिम के कौन से पैर में फ्रैक्चर है? बाएं पैर में। बायां। ठीक है, थैंक यू। सिर्फ एक हल्के से अंदेशे के चलते मुंबई पुलिस नजीम को पूछताछ के लिए यूपी से गिरफ्तार करके मुंबई ले आई। नजीम को मुंबई लाने का फैसला एक इंट्यूशन पर आधारित था कि शायद उससे इस केस में कोई लीड मिल सके। ये इंट्यूशन पुलिस के बहुत काम आई। उनके हाथ वो अपराधी लग गया था जिसने बीना पर आक्रमण किया था। पूछताछ के दौरान नजीम ने सारी सच्चाई उगल दी। साहब मेरे को तो सिर्फ पैसे दिए थे मारने के लिए। तो चाकू तूने मारा था उस लड़की को? हाँ साहब, पर साहब मैं उसे जानता नहीं हूँ, बस मुझे कहा गया था मारने के लिए। उस सुबह मोटरसाइकिल पर बैठ के आए हत्यारों में से एक। और पैसे किसने दिए? सब मलिक ने। अबे पूरा नाम बोल। हसरुद्दीन मलिक। हसरुद्दीन मलिक। मुंबई पुलिस बिजली की रफ्तार से हसरुद्दीन मलिक तक पहुंची। धीरे धीरे बीना मर्डर केस के अलग अलग पहलू सामने आने लगे। सबसे पहला शॉक ये था कि ये एक चेन स्नैचिंग का केस था ही नहीं। उस दिन जितिन और बीना पर घातक हमला करने वाले का नाम था मलिक, जो उस सुबह नजीम के साथ था।
मलिक ने पुलिस को बताया कि उसे पहले से मालूम था कि बीना उस सुबह वर्ली सीफेस के आसपास आने वाली थी। साहब, मुझे पैसे मिले थे बीना देड़िया को मारने के लिए। तेरे को मालूम था उस दिन सुबह वहाँ बीना देड़िया होगी? हाँ साहब, मुझे हर दिन इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि वो कहाँ मिलेगी। और ये कोई पहला मौका नहीं था जब मलिक और नजीम ने बीना की जान लेने की कोशिश की थी। उसके 4 दिन पहले बोला था कि वो 3 बजे मॉल में आएगी, उधर ही मारने का। मलिक और नजीम शॉपिंग मॉल के आसपास बीना का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया लेकिन बीना वहां नहीं पहुंची। निकल जाओ, वो नहीं आएगी। कल 3 बजे जाने वाली थी, 2 बजे शॉपिंग करके आ गई। नेक्स्ट टाइम बाद में करेंगे। नजीम और मलिक ने दूसरी दफे बीना की जान लेने की कोशिश तब की जब अगली रात बीना जितिन के साथ आइसक्रीम खाने घर से बाहर गई थी। वो आ गए दोनों, आगे देखते रहना। लेकिन भीड़ होने की वजह से मलिक और नजीम हमला नहीं कर पाए थे। अरे ये तो जा रहे हैं, चल चल पीछे चल, चल 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 जल्दी। दोनों बार उन्हें नाकामयाबी ही हासिल हुई। शिट, फिर से हाथ में नहीं आई। कितने मिले तेरे को? 60,000 और 20 इसको दिए थे। और सुपारी किसने दी थी? रजनीकांत साहब ने। ये कौन है? रजनीकांत बीना और जितिन के घर के नीचे जूस की दुकान चलाता था। रजनीकांत और बीना की क्या दुश्मनी हो सकती थी? ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण रजनीकांत ने बीना के कत्ल की सुपारी दी? बीना के पति जितेन और रजनीकांत के बीच क्या कोई दुश्मनी थी या फिर बात कुछ और थी? साहब, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो सिर्फ अरेंजमेंट करके दिया था। किसका अरेंजमेंट? मलिक और साहब का। कौन सा साहब? रजनीकांत ने पुलिस को उस शख्स का नाम बताया जिसने उसे हत्यारों से मिलवाने के लिए पैसे दिए थे। इस केस की आखिरी और सबसे शॉकिंग कड़ी मिल गई थी। बीना मर्डर केस सॉल्व हो गया। इस केस की आखिरी और सबसे शॉकिंग कड़ी मिल गई थी। बीना मर्डर केस सॉल्व हो गया। मिस्टर जितेन दे दिया। इंस्पेक्टर राकेश, मुंबई क्राइम ब्रांच। बीना मर्डर केस की आखिरी कड़ी थी जितेन, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए। रजनीकांत ने पुलिस को बताया कि जितेन ने उसे भाड़े के हथियारों का इंतजाम करने के लिए 40,000 रुपए दिए थे। जितेन ने पुलिस को बताया कि आखिर वो क्यों अपनी पत्नी की हत्या करवाना चाहता था। मैंने और रूपल ने मिलके ये प्लान बनाया था। रूपल बीना के भाई की पत्नी है। रूपल और मेरे को प्यार हो गया था और मैंने बीना से डिवोर्स मांगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नीड अ डिवोर्स।
पर बीना ने उसे तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बीना को रूपल और जितिन के रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर मेरे को रूपल ने प्लान दिया। बीना खुद नहीं हटेगी तो उसे हटाना पड़ेगा। मतलब मारना पड़ेगा। तू गांडी થઈ ગઈ છે? तो फिर मुझे भूल जाओ। आखिर रूपल ने जितिन को इस बात के लिए मना ही लिया कि उनके पास बीना को खत्म करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। जितिन ने रजनीकांत से बात की। रजनीकांत के संबंध ऐसे लोगों से थे जो कुछ भी करवा सकते थे। जाहिर है कि यह बात जितिन पहले से जानता था। रजनीकांत ने जितिन को मलिक से मिलवाया और उसके बाद यह षड्यंत्र रचा गया। जितिन ने अपने और बीना के संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। मैं कपड़े लेने जा रही हूँ मॉल में, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर दोपहर को गाड़ी भेज देंगे, मुझे 3 बजे जाना है। ठीक है। जितिन को लगा कि बीना पर हमला करवाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। पर बीना उस दिन शॉपिंग मॉल नहीं पहुंची। हेलो बीना, तुम कौन सी शॉप में हो? मेरे लिए भी एक शर्ट लेना है। अरे मैं तो घर पे ही हूँ, 2 बजे गई थी शॉपिंग करने। चलो ठीक है। निकल जाओ, वो नहीं आएगी। साली 3 बजे जाने वाली थी, 2 बजे ही शॉपिंग करके आ गई। नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगली रात जितिन ने हमलावरों को सूचित किया कि वो बीना को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाने वाला था और ये उनके लिए अच्छा मौका हो सकता था। लेकिन इस बार भी उनके इरादे सफल नहीं हो पाए। तुम बीना क्या बेवकूफों जैसे प्लान बनाते हो? क्या करूं? हर वक्त साली बच जाती है। अब एक काम करो, कल सुबह जल्दी उठाकर उसे मॉर्निंग वॉक पे लेके जाओ, समझे? क्यों? अरे बाबा, मैंने न्यूज में देखा था, मॉर्निंग वॉकर्स के साथ बहुत सारे चेन स्नैचिंग इंसिडेंट होते हैं। तो तुम बीना को लेकर जाओ और मलिक को बोलो अटैक करने को। सब लोग यही सोचेंगे कि चेन स्नैचिंग में मारी गई और अपने पे कोई बात भी नहीं आएगी। और इस बार हत्यारे अपने षड्यंत्र को अंजाम देने में कामयाब हो। जितिन और रूपल का प्लान एकदम अचूक यानी परफेक्ट था। पर मुंबई पुलिस ने यह साबित कर दिया कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक गलती जरूर कर जाता है। कहते हैं प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन प्यार के इस विकृत रूप ने जितेन को पूरी तरह से निर्दयी बना दिया। अपने अफेयर को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं ना, किसी की जान लेकर अपनी जिंदगी कभी नहीं बन सकती। जुर्म के खिलाफ युद्ध ने बार बार यही साबित किया है और करता रहेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.